हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवा शादी करवा दी गई। शादी होते ही दादाजी ने अभिनव को अकरम की पार्टी में भेजा, जहां न चाहते हुए भी अभिनव का सामना उसके एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी से हुआ। अरे तुम यो बुके डिलीवर करने आए होंगे ना? तुम्हें इस लेविश पार्टी में देखकर ना मुझे उल्टी सी आ रही है। वैभवी अपने मुंह से कुछ और आग उगलती उससे पहले अभिनव के पीछे से उसकी बीवी अनन्या की आवाज आई, बेबी। अनन्या ने जैसे ही अभिनव को प्यार से बेबी कहा, मानो अभिनव के दिल के तार फिर से बजने लगे। कहाँ रह गए थे? दादाजी बुला रहे थे। चल। वो अनन्या की ओर आकर्षित होने लगा था। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टर्स इस पार्टी में है और उन्हें पता है कि हमारी शादी हो गई है। केक मेरे हाथ से अभिनव। हाय। अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उस इन्वेस्टर की नजर अभिनव की उंगली में पहनी एक रिंग पर गई, जिसमें टी लिखा हुआ था। उस इन्वेस्टर के पसीने छूट गए और वो बोला, ये नहीं हो सकता। It's impossible। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। दरवाजे पे उसकी बीवी अनन्या थी। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने वीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। फिर अचानक अनन्या को याद आया कि कल की रात अभिनव घर नहीं लौटा था। उसे अभिनव पर शक हुआ और उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था। बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम? होटल से फायर किया हो ना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी रात तुम मिस्टर अकरम से बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बोलने के बाद अनन्या ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, वैसे मिस्टर अकरम किस टाइप के इंसान है? मतलब? क्या उनके पास इतना टाइम है कि पूरी रात तुम्हारे साथ बातें करें? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना। अभिनव अनन्या के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब सा रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या के सामने चिंतित होकर बैठ गए। दादाजी क्या हुआ?
आपका मूड किसने ऑफ कर दिया? अरे और कौन हो सकता है बेटा, वो एक ही तो है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। दादाजी आखिर बात क्या है, आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। खटिया खड़ी करने जैसी कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूं। तुम दोनों का IVF प्रोसेस कई बार फेल हो चुका है। मुझे तो लगता है अभिनव में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक तो अनाथ है, परिवार का आता पता नहीं, जरूर इसके जीन्स में कोई फॉल्ट होगा। ये बोलते हुए हरदेव का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर वो अभिनव को सुनाई दे ऐसी आवाज में बोले, अरे मैं तो चाहता हूं अभिनव एक बार अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा ले। अरे मैं तो तुम दोनों का भला ही चाहता हूं, और क्या। दादाजी आप इतनी स्वीट हो, पर क्या हम इस मैटर को थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी के लिए? वैसे ही मेरे सर पे काम का इतना लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकली है। मुझे अभी कंपनी पे ध्यान देना है, ना कि बच्चे पे। बेटा तुम चाहती हो कि मैं इस बात को साइड में रख दूं? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया तुम्हारी शादी को, कई बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हो चुका है, उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। अरे लोगों को जवाब मुझे देना पड़ता है, ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अरे ऐसा है ना, आगे से लोगों को जवाब खुद ही दे दिया करना। दादाजी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी। अनन्या, अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने अभिनव को ध्यान से देखा ही कहा था। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीरे से थैंक यू कहा। अभिनव को भी एहसास हो गया था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया है। अनन्या इस पल में इतना खो गई थी कि उसने अपने दादाजी के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभी के लिए तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में कभी और सोचेंगे। मैं भी ठीक है, जैसे तुम बोलो। अभिनव अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनन्या ने अभिनव के लिए अपने दादाजी के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। ना चाहते हुए भी अनन्या अभिनव की ओर आकर्षित होने लगी थी। अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो BR ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। तुम पागल हो गए हो? सनी भैया ने सब कुछ चिराग को दे दिया। BR ग्रुप के साथ सारा कॉर्पोरेशन अब वही हैंडल करेंगे, उन्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी? और तुम ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, बस फालतू की बातें करते रहते हो। अनन्या बस तुम याद रखना, अगर कॉल आए तो एकदम से हाँ मत कहना। गुड नाइट। सो जाओ। अपनी बात कहने के बाद अभिनव सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी होटल सफायर की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के